हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स थे, उन्हें हमने बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोला था, राइट। आज हम उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब जो हमारे एंजाइम्स थे दे वर यूजुअली प्रोटीन्स। वो हमारे क्या थे? प्रोटीन्स थे जिनके मॉलिक्यूलर मासेस। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोकेमिकल में, बायो मॉलिक्यूल्स में, एंड हैव वेरी लार्ज molecular masses, and they have very large molecular masses, right? कितने होते हैं? ranging from 12,000 to 40,000 atomic mass unit, right? क्लियर हो गया जी? और इनके साइजेस जो होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे सबस्ट्रेट हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। और इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम अलग अलग स्टेप्स में करेंगे। यहाँ पे हम की लॉक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्टेप वन में क्या होता है? बाइंडिंग एंजाइम टू सबस्ट्रेट reactant to form a complex, to form a ठीक है जी। इसके अंदर हमने क्या करना है? बाइंडिंग। इसमें क्या होगा? द चेंज इज फास्ट एज वेल एज रिवर्सिबल नेचर। इसमें क्या होगा? ई को मैंने एंजाइम से रिप्रेजेंट कर दिया, और एस सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट था जिसको हमने कैटलाइज करना है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट रिएक्शन होएगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। क्लियर हो गया? स्टेप टू में क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द कॉम्प्लेक्स, राइट। इसमें क्या होगा? A chemical change takes place. A chemical change takes place. It is slow and of irreversible nature. And of irreversible nature, right? और यहाँ पे क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ पे हमारा एक स्लो प्रोसेस होगा, और ये क्या करेगा? एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देगा। दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट
कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, राइट। और फाइनल स्टेप में क्या होना है, स्टेप 3 में रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, release of the product from the enzyme complex, release of product from enzyme complex। क्या हुआ यहाँ पे, the product molecules are released, the product molecules are released from the complex, they diffuses away leaving behind the enzyme, leaving behind the enzyme, right। यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट था, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स था, ये ब्रेक करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये फास्ट प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम हमारा अलग और प्रोडक्ट अलग, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, राइट। और यूजुअली जो हमारी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं, ये हमारी 0 ऑर्डर टू 1st ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, राइट। तो चलिए दोबारा से देखते हैं हम इसे क्या किया हमने मैकेनिज्म में। These are enzymes are proteins and have large molecular masses 12,000 to 40,000 atomic mass unit। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, एंजाइम था और रिएक्टेंट था, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। ये प्रोसेस क्या था, फास्ट था और रिवर्सिबल नेचर का था, राइट। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एंजाइम सबस्ट्रेट जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, राइट, उसे हमने केमिकल चेंज किया, वो स्लो प्रोसेस था और वो एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, और ये स्लो प्रोसेस है और इरिवर्सिबल नेचर का, ठीक है। और फाइनली क्या होने वाला है, हमारा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, और ये क्या करेंगे, हमारे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम में और प्रोडक्ट में, राइट। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, लॉग की मॉडल को समझेंगे हम। लॉग की मॉडल, अब ये क्या बोलता है, लॉग की मॉडल, चलिए लॉग की मॉडल के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लॉग की मॉडल था, एक और होता है हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसे हम हैंड एंड ग्लव मॉडल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ लॉग की मॉडल को ही पढ़ेंगे। अब लॉग की मॉडल में होता क्या है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कैविटीज हैं, यहाँ पे बहुत सारी कैविटीज हैं ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे क्या है, इनकी एक स्पेसिफिक शेप है और इनके अंदर क्या होता है, एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक्टिव ग्रुप्स कौन से हो गए, जैसे कि हमारे पास NH2 हो गया, COOH हो गया, SH हो गया, OH हो गया, दीज आर फ्यू एक्टिव ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। और ये यहाँ पे क्या होती है, बाइंडिंग साइट्स भी बोलते हैं हमने, ठीक है जी। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ, मतलब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स होती हैं जो एक दूसरे की कैविटीज में फिट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक पर्टिकुलर लॉक पर्टिकुलर की से ही खुलेगा,
इसी वजह से इस मॉडल का नाम हमने लॉक एंड की मॉडल दिया हुआ है। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है जी, विच इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा ब्रेक कर जाता है किसमें, प्रोडक्ट्स में, राइट। एंजाइम सबस्ट्रेट थे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गए हमारे। तो ये रहेगा हमारा लॉग की मॉडल्स, राइट। और जैसे ही प्रोडक्ट चला जाएगा उसके बाद डिफ्यूज होएगा तो ये एंजाइम फिर से अवेलेबल हो जाएगा टू कैटलाइज द नेक्स्ट सबस्ट्रेट, राइट। लॉक एंड की स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स पे वी हैव डिफरेंट सर्टेन क्वेश्चंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of enzyme catalysis, राइट। क्या कहता है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी में क्या आएगा कि जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिसिटी, they are highly specific, they are highly specific and selective in nature, and selective in nature, they are highly specific as well as selective in nature, right। मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा और कोई बीच में नहीं करेगा। जैसे हमने सुक्रोज लिया C12H22O11, राइट, हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, इन्वर्टेज में। तो C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, राइट। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे माल्टोज लिया C12H22O11 और इसका हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। तो ये हमें क्या देता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज, राइट। अब ये तो हमारा सुक्रोज था। अब सुक्रोज को इन्वर्टेज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किया और माल्टोज को माल्टेज ने किया। अब ऐसा करो कि माल्टोज का इन्वर्टेज के साथ कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है जी। उसके बाद एफिशिएंसी की हम बात करते हैं। efficiency, they are highly efficient. Efficiency, they are highly efficient. Even one enzyme can catalyze millions of substrate. They are highly efficient and they speed up the biological reactions considerably. Right. For example, one molecule of enzyme may transform 1 million
a reactant molecules into products. So ये थे हमारे दो सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड की अगर हम बात करें तो एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं. थर्ड वी हैव एंजाइम एक्टिवेटर्स, राइट, जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं. राइट, एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि कोई एक पर्सन है, उसे भूख नहीं लग रही है, तो उसे क्या करेंगे, एंजाइम एक्टिवेटर्स दे देंगे. विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एनहांस्ड हो जाती है. उसे हम बोलते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स. इसमें हम लिखते हैं द एंजाइम एक्टिवेटर्स, एंजाइम एक्टिविटी is increased by certain substances known as coenzymes. इन्हें हम बोलते हैं coenzymes. राइट, जैसे कि हमने बोला vitamins present along the enzyme, its activity increases. तो इसमें हम लिख देते हैं when a vitamin is present along with enzyme, its activity increases. राइट, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ मेटल एक्टिवेटर्स लिए, जैसे हम यहाँ पे बॉडी में सोडियम होता है, मैंगनीज होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है. ये दे जस्ट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. राइट, नेक्स्ट वी हैव एंजाइम इनहिबिटर्स. एंजाइम इनहिबिटर. अब हमारी बॉडी में कोई एंजाइम है, वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे भी रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंजाइम इनहिबिटर का यूज करना पड़ेगा. इसमें क्या होगा, हेवी मेटल्स like Hg+2 and Ag positive tend to inhibit enzyme activity. क्लियर हो गया जी. और कुछ दवाइयाँ भी हम यूज करते हैं, सर्टेन ड्रग्स जो इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर द एंजाइम्स. फिफ्थ पॉइंट वी हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब हमारी बॉडी जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है तो अच्छे से काम करती है, हमारी बॉडी के एंजाइम्स भी अच्छे से काम करते हैं. बट जैसे ही टेम्परेचर किसी का इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, उसके बाद क्या होगा, ये गड़बड़ करना शुरू कर देता है. सो यहाँ पे हम लिखते हैं एंजाइम्स नॉर्मली वर्क एट सर्टेन optimum temperature optimum temperature 298 to 310
Kelvin under atmospheric pressure. Under atmospheric pressure, right? On either side of the temperature, on either side of the optimum temperature, optimum temperature range, the activity of enzyme, the activity of enzyme decreases. और हमें ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है, राइट? आपने देखा है कि कोई बंदा अगर हाई टेम्परेचर से सफर कर रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी एंजाइम एक्टिविटी है वो अफेक्टेड होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई? उसकी बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, इंडाइजेशन शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव पीएच ऑफ द मीडियम. pH of the medium. The efficiency of enzyme is maximum under pH range of 5 to 7. The pH of blood also falls in this range and is quite suitable for enzyme activity. Right? So these are the few characteristics. ओके, एक चीज और है, एंजाइम lysozyme present in eye, present in the tear of the eye, tears of the eyes. ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब सरफेस ऑफ आई को फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट? ये क्या करता है, ये जो एंजाइम है, जो बैक्टीरिया आते हैं, जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, उनके सेल वॉल्स को ब्रेक कर देता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? और जैसे ही हमारे उसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल रिमूव हो गई, वो ब्रेक कर जाता है ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल, और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता। और जो पुराने लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, पुराने नहीं मतलब बूढ़े लोग हैं, दे जनरली कंप्लेंट अबाउट द ड्राइनेस इन देयर आईज लीडिंग टू सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दैट एंजाइम। ठीक है जी, ये जो है एंजाइम लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट, दैट इज एब्सेंट फ्रॉम द आई, राइट? उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटालिसिस। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटालिसिस।
ये है हमारे पास एंजाइम एंड कैटालिसिस. So enzymes are complex proteins and have a molecular masses. But inorganic catalysis की बात करें तो they are simple ions or simple molecules with a low molecular masses. Enzymes catalyzes biological reactions, but जो inorganic catalysis है they catalyze non-biological reactions. Enzymes are highly specific in nature and inorganic catalyze they are not so specific. होते हैं specific but वो उतने ज़्यादा specific नहीं है, right? और enzyme की बात करी जाए तो they are very high efficient, बहुत ज़्यादा high efficient था. जैसे हमने पढ़ा था one molecule catalyze millions को, but यहाँ पे अगर हम बात करें तो they are not so high. Enzyme जो efficiency of enzyme था that is affected by temperature and the pH, right? But यहाँ पे as such बहुत ज़्यादा हमारा effect नहीं होता है by change of temperature और pH, right? अब हम यहाँ पे कुछ processes हैं उनके catalyst हैं, right? हमने कुछ catalysts के use किए थे तो उसके लिए भी मैं एक फोटो डाल दे रहा हूँ, ठीक है? Some important industrial catalyzed processes. Here are the certain processes and catalysts जो हम यूज करते हैं. जैसे हमने हेबर्स प्रोसेस में ये रखा, ऑसवोल्ड प्रोसेस में, कॉन्टेक प्रोसेस, जीकॉन, बॉश, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और उसके अंदर हमने क्या किया है, डिफरेंट कैटालिसिस का यूज किया है, राइट? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कोलॉइड्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशंस पढ़े थे, राइट? उसके बाद हमने सस्पेंशंस पढ़े थे. उन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं कोलॉइड्स, राइट? दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेज जिसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो हमारा 1 से लेके 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक रहता है, राइट? जैसे कि इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लू, जेलेटिन एटसेट्रा, राइट? तो ये क्या है, हमारे कोलॉइड्स बनाते हैं, राइट? और जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज वो होगा 1 to 1000 नैनोमीटर. इस रेंज में हमारे कोलॉइड पार्टिकल्स आते हैं, राइट? और इनकी कुछ अलग से ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशंस के पढ़ा था या सस्पेंशंस के बारे में पढ़ा था, राइट? और कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस, it is not a substance but a state of substance which depends upon the particle size. Which depends upon the particle साइज, राइट? चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कोलाइडल स्टेट एज एन इंटरमीडिएट स्टेट. कोलाइडल स्टेट एज एन इंटरमीडिएट स्टेट. Colloidal state as an intermediate stage. First we have true solutions. ट्रू सोल्यूशन आपने पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर था हमारा सॉल्यूशंस, जहां पे हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता था, राइट?
सो इसकी डिफाइन कर दें हम. ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस solution which contains small solute particles कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, dispersed throughout the solvent, उसे हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, राइट. और यहाँ पे अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, अब ये जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन. और इनके साइज की बात करें, पार्टिकल साइज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारा साइज आता है 10⁻⁻⁹ मीटर, राइट. पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁹ m. उसके बाद सस्पेंशन की बात करते हैं. ये क्या होता है? इट इज अ heterogeneous mixture. This is the heterogeneous mixture which contains large insoluble particles. और इनकी जो पार्टिकल साइज होगा ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर. ठीक है. दे कैन नॉट पास थ्रू इवन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. अगर आप इसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे तो फिल्टर पेपर में ये हमारे फिल्टरेट आउट हो जाएंगे, राइट. ट्रू सॉल्यूशंस जैसे दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन. जैसे हमें क्या होता है, जैसे हमारे साथ होता है, जब हम कभी खेल के आते हैं या बाहर से आते हैं, तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है, और कभी कभी आपने देखा होगा वो बिल्कुल नमक जैसी एक लेयर आ जाती है हमारी स्किन के ऊपर. तो सोडियम क्लोराइड क्या बनाता है, एक ट्रू सोल्यूशन बनाता है, और वो हमारी एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाता है, राइट. दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में. कोलॉइडल सोल्यूशन, it seems to be a homogeneous but होता heterogeneous है. लगता homogeneous है but होता heterogeneous है. is heterogeneous solution which contains particles of intermediate size, राइट. और यहाँ पे पार्टिकल साइज है. अब देखो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैं देता हूँ. दैट इज सॉल्यूशन ऑफ मिल्क. दैट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन. और यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है, दैट इज equal to 10⁻⁻⁶ meter to 10⁻⁻⁹ meter, or you can say 10⁻³ to 10⁻⁶ picometer, or you can say 1 to 1000 nanometer. So these are, मतलब this is the range, right. अब ये क्या करते हैं, they cannot be seen through
naked eyes. Such particles cannot be seen through naked eyes. However, light reflected by them can be seen under an ultra microscope. राइट अब ये क्या होते हैं, इसमें पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन. Can pass through ordinary filter paper but not through animal membrane. राइट अभी मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, एक उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए हम एक यहाँ पे टेबल डालते हैं. यहाँ पे हमने डिस्टिंक्शन किया पार्टिकल्स का, ठीक है, सस्पेंशन, कोलाइडल और ट्रू का. पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10 raised to power minus 6 मीटर, यहाँ पे 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 9 मीटर, एंड पार्टिकल साइज 10 raised to power minus 9 meters. Separated by ordinary filtration, ultra filtration. सस्पेंशन दोनों में पॉसिबल है. कोलाइडल सोल्यूशन की बात की जाए तो ऑर्डिनरी सेपरेशन, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन हमारी पॉसिबल नहीं है, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल. ये हम पढ़ेंगे कैसे हम अल्ट्रा फिल्टर को बनाते हैं. ट्रू सोल्यूशन में दोनों में पॉसिबल नहीं है. राइट सस्पेंशन में क्या होता है, सेटिंग ऑफ पार्टिकल, सस्पेंशन हो जाती है सेटल्ड अंडर ग्रेविटी. और कोलाइडल में क्या होगा, सेटल्ड ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन. राइट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गोल गोल चीजों को घुमाते हैं और वो हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. और ट्रू सोल्यूशन में कभी भी वो सेटल नहीं होते हैं. अपीयरेंस की बात करी जाए तो सस्पेंशन क्या होते हैं, ओपेक होते हैं. कोलाइडल सोल्यूशन हमारे जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंट होते हैं. टिंडल इफेक्ट की बात की जाए, टिंडल इफेक्ट हम आपको आगे पढ़ाएंगे होता क्या है. सस्पेंशन हमारी टिंडल इफेक्ट शो करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है यहाँ पे. कोलाइडल सॉल्यूशन भी शो करते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्यूज, सस्पेंशन में डिफ्यूज नहीं करते हैं. कोलाइडल में दे डिफ्यूज स्लोली और ट्रू सॉल्यूशन में दे डिफ्यूज रैपिडली. ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का. सस्पेंशन में शो, कोलाइडल शो करते हैं और ट्रू में और मे नॉट शो. नेचर की बात की जाए, सस्पेंशन हमारे हेट्रोजीनियस नेचर के हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नेचर के हैं. और अब हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें तो वो हमारे क्या हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं. राइट क्लियर हो गया जी. सो ब्राउनियन मूवमेंट होता है हमारा एक जिगजैग मोशन. डिटेल में हम आपको आगे पढ़ाएंगे. यू नो ब्राउनियन मूवमेंट आपने देखा होगा, जैसे यू नो लाइट उसके ऊपर पड़ती है, जैसे यू नो कोई डार्क रूम है, वहां पे किसी छोटी सी जगह से लाइट आ रही है तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका जिगजैग मोशन होता है, उसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. मतलब जो पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन रहेगा उसे हम बोलते हैं
ब्राउनियन मूवमेंट, राइट। आगे हम जाके इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। अब इसके बाद हमारे पास कुछ पार्टिकल्स, कुछ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन based on physical state of dispersed phase and dispersed medium. Dispersed phase and dispersion medium. राइट। अब यहाँ पे हमारे पास दो फेजेस होते हैं। हमने बोला था कि ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, तो ये यहाँ पे दो फेजेस शो करते हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, राइट। तो डिस्पर्स फेज समझते हैं। डिस्पर्स फेज इज लाइक सोल्यूट। डिस्पर्स फेज की अगर हम बात करें तो दिस इज लाइक सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन which is present in less quantity. It is the component present in small proportions राइट। जैसे कि हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, राइट। और उसके बाद आते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जिसके ऊपर हम टेबल बनाएंगे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, उसे हम बोल देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। जैसे हमने सिल्वर एंड वाटर के सिल्वर सॉल्यूशन की बात किया, तो सिल्वर हमारा लेस क्वांटिटी में होगा, तो सिल्वर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर हो जाएगा। तो इसके लिए लिखें द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस excess and is just like a solvent in a solution, right? So अब देखो सिल्वर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, राइट। अब जो सिल्वर है वो हमारा क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज, दिस विल एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर जो है वो हमारा रहेगा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज, और इसे हम इंटरनल फेज भी बोलते हैं, इंटरनल फेज। और डिस्पर्जन मीडियम को हम एक्सटर्नल फेज भी बोलते हैं। क्लियर हो गया जी। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कोलाइडल का। A heterogeneous system in which one substance dispersed phase is dispersed is dispersed as a very fine particles in another
substance known as dispersion medium. Known as dispersion medium. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस. इसके अंदर हमने डिफरेंट डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और उनके एग्जांपल्स लिए हैं. राइट, अगर मेरे पास गैस और लिक्विड है, मतलब डिस्पर्स फेज गैस है और लिक्विड मीडियम है, तो इट इज लाइक फॉर्म और फ्रोथ. जैसे कि सोप लैदर हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गया, सोडा वाटर हो गया, क्योंकि गैस कम है और लिक्विड ज्यादा है. उसके बाद गैस एंड सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड फॉर्म जैसे प्यूमिस स्टोन होता है ना, प्यूमिस स्टोन देखा होगा आपने, घर पे होता है. उसके बाद रबर हो गया और ब्रेड हो गया, ये सारे के सारे हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है. लिक्विड अगर मेरे पास डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो एरोसोल्स, ये हमने डीपली स्टडी करने हैं. एरोसोल जैसे मिस्ट हो गया, फो हो गया, क्लाउड हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गया या डीओज हो गए, वो सारे के सारे एरोसोल्स में आते हैं. लिक्विड में इमल्शंस आते हैं, ये भी हमने अच्छे से पढ़ने हैं. जैसे कि मिल्क हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, राइट, शैम्पूज, क्रीम, एमल्शन एंड पेंट्स. एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन्हें सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलना है, बिकॉज सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे ट्रू सोल्यूशन में होते हैं. तो अगर आपने यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में बात की जाए तो ये हमारे जेल्स बनाते हैं. दे फॉर्म जेल्स. जेली हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, बूट पॉलिश हो गया, कर्ड हो गया, दीज आर जेल्स. सॉलिड गैस, एरोसोल्स, स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, वोल्केनिक डस्ट एंड हेज. उसके बाद सॉलिड लिक्विड, सोल्स हो गए, राइट. सोल्स हो गए जैसे मडी वाटर, स्टार्च, डिस्पर्जन इन मीडियम, स्टार्च डिस्पर्जन मीडियम, वाटर. गोल्ड सोल, सॉलिड सोल्स, अलॉय, कलर्ड जेम्स, जेमस्टोन्स, रूबी ग्लास, मिनरल्स. ये सब टाइप के हमने यहाँ पे ये स्टडी करने हैं. राइट.